गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के गणित के वर्कशीट संख्या 49 आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। उदाहरण 1 देखें। नीचे 50 नंबर के एक टेस्ट में कक्षा 9 के 30 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक दिए गए हैं। ये अंक दिए हैं। ऊपर दिए गए आंकड़ों से किसी निष्कर्ष पर पहुंचने जैसे अधिकतम या न्यूनतम अंक ज्ञात करना में आप कठिनाई अनुभव कर सकते हैं। इसलिए केवल आंकड़ों को एकत्रित कर लेने भर से हम उनका अर्थपूर्ण प्रयोग नहीं कर पाते। इस रूप में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों को यथाप्राप्त आंकड़े या रॉ डाटा कहा जाता है। आंकड़ों से महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें उन्हें व्यवस्थित करने की आवश्यकता पड़ती है। हम आंकड़ों की ऐसी प्रस्तुति चाहते हैं जो समझने में सरल व एक ही झलक में मुख्य लक्षणों को जानने में मददगार हो। आइए आंकड़ों को प्रस्तुत करने की विभिन्न विधियों को समझें। अगर हम इन आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखें या अवरोही क्रम में लिखें तो हम कुछ जानकारी इससे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आरोही क्रम में लिखने पर आरोही यानी बढ़ते क्रम में पहले सबसे छोटा आंकड़ा, फिर बड़ा और लास्ट में सबसे बड़ा। तो यहाँ से हमें तुरंत एक जानकारी प्राप्त हो जाती है कि सबसे छोटा आंकड़ा 2 है और सबसे बड़ा आंकड़ा है 41। यानी सबसे कम नंबर 2 है जिन्होंने प्राप्त किए हैं और सबसे अधिक अंक प्राप्त किए हैं 41। और जो इनका अंतर है वो है 41 घटा 2 बराबर 39। इसको हम कहते हैं परिसर या रेंज। सबसे बड़ा आंकड़ा और सबसे छोटे आंकड़े का अंतर परिसर कहलाता है। तो अगर हमने इन आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखा तो एकदम से हम ये दो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सबसे कम आंकड़ा सबसे अधिक और परिसर क्या है। जो ये यथावत आंकड़े हैं उससे हम जो है ये दो जानकारी एकदम से प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अब ऊपर यहाँ हम आसानी से देख सकते हैं कि इसका अधिकतम प्राप्तांक 41 और न्यूनतम प्राप्तांक 2 है। आंकड़ों के अधिकतम और न्यूनतम मानों के अंतर को आंकड़ों का परिसर या रेंज कहा जाता है। आंकड़ों को और अधिक समझने के लिए तथा उनसे और अधिक महत्वपूर्ण गणनाओं के लिए हम उन्हें एक सारणी के रूप में लिख सकते हैं जिसे अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी कहा जाता है। उसके लिए हम इस प्रकार जितने भी हमने इसमें अंक प्राप्त किए हैं वो सारे अंक लिखे उनके नीचे, जैसे 2, 5, 12, 41 तक। और फिर सारणी में हम 2 के आगे जैसे यहाँ पर अंक 2 होगा उसको क्रॉस करेंगे और यहाँ एक टैली मार्क लगाएंगे और ऐसे हर एक के आगे मिलान चिन्ह लगाते हुए जब तक सारे आंकड़े पूरे ना हो जाए तो हम मिलान चिन्ह लगाते जाएंगे और फिर इन मिलान चिन्हों को गिन करके आगे बारंबारता सारणी में लिखेंगे और इनका जो योग है वो कुल आंकड़ों के बराबर आना चाहिए। हम इसका मिलान कर लें ताकि कोई आंकड़ा छूट ना पाए या कोई आंकड़ा एक से अधिक बार शामिल न किया जाए। इसी प्रकार अब ये प्रश्न देखें। 8वीं कक्षा के 30 विद्यार्थियों के रक्त समूह ये हैं। ये दिए हैं रक्त समूह। इनमें
इन आंकड़ों को एक बारहवार्ता बंटन सारणी के रूप में प्रस्तुत कीजिए। अब बताइए कि इन आंकड़ों में कौन सा रक्त समूह अधिक सामान्य है और कौन सा रक्त समूह विरलतम रक्त समूह है। तो यहाँ पर भी हमने ऐसे एक सारणी बनानी है। इस प्रकार से यहाँ पर हम अंक की जगह हम लिखेंगे रक्त समूह और मिलान चिन्ह और रक्त समूह की बारंबारता। यहाँ पर हम लिखेंगे ए, बी, ओ और ए बी, ये चार ही ग्रुप है और इनके सामने मिलान चिन्ह लगाएंगे, फिर उसको जोड़ के बारंबारता लिखेंगे। अब जिसकी बारंबारता सबसे अधिक आएगी जिस ग्रुप की, वो सामान्य रक्त समूह होगा और जिसकी सबसे कम आएगी वो विरलतम यानी मुश्किल से मिलने वाला रक्त समूह होगा। प्रश्न 2, 40 परिवारों में बच्चों की संख्या के आंकड़े इस प्रकार है। 40 परिवारों का सर्वे किया गया, उसमें से पूछा गया वे हर परिवार में कितने बच्चे हैं। तो जैसे पहला परिवार पूछा उसमें एक ही बच्चा है, दूसरे परिवार में 2, तीसरे में 2, चौथे में 2, पांचों में 1। इस प्रकार 40 परिवारों में ये बच्चों की संख्या है। इन आंकड़ों को एक बारंबारता बंटन सारणी के रूप में प्रस्तुत कीजिए। अब यहाँ पर बच्चों की संख्या अगर हम देखें तो 0 भी है और 1 है, 2 है, 3 भी है और अधिकतम इसमें 4 है। यहाँ पर हम सारणी में अंक की जगह यहाँ लिखेंगे बच्चों की संख्या और बच्चों की संख्या आएगा 0, 1, 2, 3 और 4। इस प्रकार हम मिलान चिन्ह में जैसे 1 है तो 1 के आगे 1 को काटेंगे, यहाँ 1 के आगे मिलान चिन्ह लगाएंगे, फिर 2, 2 के आगे मिलान चिन्ह लगाएंगे, 3 उसके आगे दूसरा मिलान चिन्ह, फिर इस ढंग से हम जो है मिलान चिन्ह लगाते जाएंगे और सारणी को कंप्लीट करेंगे।